इस वीडियो में हम कक्षा 8 के बच्चों की विज्ञान भारती की अभ्यासकार पुस्तिका के इकाई 6 कोशिका से अंग तंत्र तक इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे प्रश्न एक कह रहा है कि चित्र में दिए गए कोशिका के भागों के नाम बॉक्स में लिखिए। अब यहाँ पे ये कुछ कोशिकांग दिए गए हैं, कोशिका के अंग दिए गए हैं। अब इन सभी के हमें नाम लिखना है। तो सबसे पहले ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है, फिर उसके बाद दूसरा कोशिका भित्ति है, फिर हरित लवक है और उसके बाद केंद्रक का चित्र दिया गया है। फिर प्रश्न 2 कह रहा है कि कोशिका में अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन से कोशिकांग जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में पाए जाते हैं, उन्हें छांटकर तालिका में लिखिए। अब यहाँ पे कोशिकांग दिए गए हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्गी बॉडी, कोशिका भित्त, सेंट्रोसोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक। अब इनमें से कौन पादप कोशिका का अंग है और कौन जंतु कोशिका का अंग है उसी को हमें लिखना है। तो पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक, गोल्गी बॉडी, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। इसी प्रकार जंतु कोशिका में हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, कोशिका झिल्ली। फिर प्रश्न 3 कह रहा है कि पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। अब यहाँ बाईं तरफ ये पादप कोशिका का चित्र दिया गया है और दाहिनी तरफ ये जंतु कोशिका का चित्र दिया गया है और यहाँ पे पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच हमको अंतर लिखना है। तो इनके बीच अंतर हो जाएगा, जैसे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होता है। इसी तरह से पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। इसी प्रकार जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है जबकि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है तथा 1 या 2 पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी तथा 2 से अधिक पाई जाती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि निम्नलिखित जीवों को छांटकर एक कोशिक तथा बहुकोशिक जीव की सूची में लिखिए। यहाँ पे कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं जैसे अमीबा, बकरी, पैरामीशियम, जीवाणु, मनुष्य, बरगद, नीम, बंदर। अब इनमें से कौन एक कोशिकीय जंतु है और कौन बहुकोशिकीय जंतु है, इनको हमें अलग लिखना है। तो एक कोशिक जीव में ये हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु। और बहुकोशिक जीव में बकरी, मनुष्य, बरगद, नीम, बंदर। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 5 कह रहा निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे दिया है अंग तंत्र, अंग, कोशिका, शरीर, ऊतक। इनको हमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही क्रम होगा, सबसे पहले कोशिका होगी, उसके बाद ऊतक बनते हैं कोशिका से, फिर ऊतक जो है ये अंग का निर्माण करता है, अंग से अंग तंत्र बनता है और कई अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। यही इसका सही क्रम है। फिर प्रश्न 6 कह रहा है कि जीवों में सभी कोशिकाओं की आकृति एक जैसी नहीं होती है। चित्र में दिए गए कोशिकाओं की आकृति बॉक्स में लिखिए। अब यहाँ पे कोशिकाएं दी गई हैं और उनकी आकृति कैसी है इसको लिखना है। जैसे ये पहला चित्र है तो इसकी जो आकृति है ये अनियमित आकृति में है। फिर इसी तरह से ये दूसरा जो चित्र है कोशिका का ये गोलाकार है। फिर जो तीसरी चित्र दी गई है इसमें
कोशिका का जो रूप है ये तर्क रूप में है। फिर इसके बाद प्रश्न 7 कह रहा है कि स्तंभ आ तथा स्तंभ बा को सुमेलित कीजिए। बाईं तरफ स्तंभ आ है, दाईं तरफ स्तंभ बा है। तो स्तंभ आ में दिया है पहले माइटोकांड्रिया, इसका मिलान हम ऊर्जा उत्पादन बा से करेंगे। फिर केंद्रक, इसका मिलान आ से करेंगे। कोशिका के समस्त कार्यों पर नियंत्रण। फिर इसके बाद राइबोसोम, इसका मिलान हम या से करेंगे। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक। फिर रिक्तिका, इसका मिलान हम दा से करेंगे। जल एवं खनिज लवणों का संचय। फिर हरित लवक, इसका मिलान सा से करेंगे। प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतकों को 2 भागों में बांटा गया है, उनके नाम दिए गए गोले में लिखिए। तो यहाँ दिया गया है पादप ऊतक और उसके बाद इनको 2 भागों में बांटना है। तो पहला ये हो जाएगा अस्थायी ऊतक और दूसरा होगा परविभाजी ऊतक। प्रश्न 9 कह रहा है कि पौधे के रेखांकित भाग में पाए जाने वाले ऊतकों के नाम बॉक्स में लिखिए। सबसे पहले ये परविभाजी ऊतक हो जाएगा, फिर अस्थायी ऊतक, फिर परविभाजी ऊतक। इसके बाद प्रश्न 10 कह रहा है कि जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऊतकों के नाम दिए गए बॉक्स में लिखिए। अब यहाँ जंतु ऊतक दिया गया है और जंतुओं में विभिन्न प्रकार के जो ऊतक पाए जाते हैं उनको लिखना है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा एपिथीलियम ऊतक, फिर संयोजी ऊतक, फिर पेशी ऊतक, उसके बाद तंत्रिका ऊतक। फिर प्रश्न 11 कह रहा है कि राधा के पिता पिछले माह से अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। डॉक्टर के पास इलाज के लिए गए तो डॉक्टर ने उन्हें खाने के लिए कुछ दवाइयाँ दी और चीनी, चावल तथा मिठाइयाँ खाने से मना कर दिया। अब आगे प्रश्न कर रहा है कि राधा के पिता को कौन सा रोग हो सकता है। अब चूँकि डॉक्टर ने चीनी, चावल, मिठाइयाँ खाने से मना किया है तो इसलिए राधा के पिता को मधुमेह रोग हो सकता है। बा वाला विकल्प सही है। फिर खा कह रहा है कि राधा के पिता को यह रोग किस कारण से हो सकता है, लिखिए। तो राधा के पिता को यह रोग इंसुलिन नामक हार्मोन के असंतुलन से हो सकता है। प्रश्न 12 कह रहा है कि निम्नलिखित पेशियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो सबसे पहले ये जो पेशी का चित्र दिया गया है ये है आरेखित पेशी ऊतक। फिर उसके बाद दूसरा जो चित्र दिया गया है ये है रेखित पेशी ऊतक और उसके बाद जो तीसरे का चित्र दिया गया है ये है हृदय पेशी ऊतक। फिर प्रश्न 13 कह रहा है कि मनुष्य में तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बनता है, उन्हें बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ तंत्रिका तंत्र दिया गया है और किससे मिलकर बनता है वो उसको लिखना है। तो इसमें डेंड्रॉन, तंत्रिका का है एक्सॉन। प्रश्न 14 कह रहा है कि चित्र को पहचान कर कोशिका का नाम लिखिए। ये कोशिकाएं मिलकर किस तंत्र का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पे जो ये चित्र दिया गया है यह एक तंत्रिका कोशिका का चित्र दिया गया है। तो ये हो जाएगा यह एक तंत्रिका कोशिका है और तंत्रिका कोशिका ये तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। फिर प्रश्न 15 कह रहा है दिए गए चित्र के रेखांकित भागों के नाम लिखिए। अब यहाँ पे ये तंत्रिका कोशिका का चित्र दिया गया, इसके भागों के नाम लिखना है। जैसे पहले हो जाएगा डेंड्रॉन, फिर केंद्रक, फिर एक्सॉन। प्रश्न 16 कह रहा है कि सभी जीवों में विभिन्न जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। कथन 1 मनुष्य में समन्वय तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन द्वारा किया जाता है। कथन 2 है पौधों तथा जंतुओं में समन्वय हार्मोन द्वारा होता है। अब आगे कह रहा है कि उपरोक्त कथन के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए।
तो इसमें सही विकल्प है गा वाला। दोनों कथन सही हैं। जीवों में विभिन्न जैविक क्रियाओं के समन्वयन के लिए जो दोनों कथन दिए गए हैं ये दोनों सही हैं। गा वाला विकल्प इसमें सही है। फिर प्रश्न 17 कह रहा है दिए गए चित्र को पहचान कर अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। अब यहाँ पहला जो चित्र है ये थायराइड ग्रंथि है, दूसरा एड्रिनल ग्रंथि है, तीसरा ये वृषण है। प्रश्न 18 कह रहा है कि निम्नलिखित हार्मोन किन अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, उनके नाम लिखिए। का है वृद्धि हार्मोन, तो वृद्धि हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि से निकलती है। फिर खा इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि से निकलती है। फिर इसके बाद गा है एड्रिनेलिन हार्मोन, ये अधिवृक्क ग्रंथि से निकलती है। फिर थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलती है। और पैराथर्मोन हार्मोन, ये पैराथायराइड ग्रंथि से निकलती है। प्रश्न 19 कह रहा है कि राहुल ने गमले में एक गेंदे का पौधा लगाया। कुछ लंबाई बढ़ने के बाद उसने तने का ऊपरी हिस्सा काट दिया। उसके दोस्त ने कारण पूछा तो राहुल ने बताया कि ऐसा करने से अनेक नई शाखाएं नीचे से निकलेंगी। नई शाखाओं के निकलने का कारण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा पौधे में उपस्थित ऑक्सिन हार्मोन के कारण नीचे से नई शाखाएं निकलेंगी। अब प्रश्न 20 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कोशिका का दीर्घीकरण करता है। तो यहाँ 4 विकल्प हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल। तो इसमें जो सही विकल्प है ये है बा वाला विकल्प ऑक्सिन। ऑक्सिन कोशिका का दीर्घीकरण करता है। फिर खा है पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। तो इसमें पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन होता है। दा वाला विकल्प सही है। फिर गा कह रहा है कि पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण ये हरित लवक नामक कोशिकांग में होता है। फिर घा कह रहा है कि उपास्थि किस प्रकार का ऊतक है। तो इसका उत्तर होगा उपास्थि संयोजी ऊतक है। इसमें बा वाला विकल्प सही है। फिर गा कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। तो प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम ये सहायक होती है। दा वाला विकल्प सही है।